हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश की वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने 16 मई 2020 को इकोनॉमिक पैकेज का चौथा चरण प्रस्तुत किया था हम सभी के सामने। तो हम लोग इसी के बारे में यहाँ पे विस्तार से वर्णन करने जा रहे हैं। तो अंतिम तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक हमारी वीडियो पे बने रहिएगा। और ये वीडियो न केवल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बल्कि हर तरह के एग्जाम्स के लिए लगभग मतलब कहे तो जहाँ कहीं भी करंट अफेयर्स आता है वहाँ के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली वहाँ पर आर्ट सेक्टर के ऊपर बेसिकली फोकस किया गया, आर्ट सेक्टर के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया। पहला था, अब मैं आपको बता दूं ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, तो इसलिए मैं बाइलैंग्वेज यूज़ करूँगा। सबसे पहला कोल सेक्टर, दूसरा माइनर सेक्टर, मिनरल सेक्टर, तीसरा डिफेंस, चौथा एयर स्पेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया MRO, और पांचवा इलेक्ट्रिसिटी, छठा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सातवां स्पेस ऑटोमिक एनर्जी। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। तो क्या क्या डिस्कस किया आइए देखते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो डिस्कशन था, सबसे पहला जो डिस्कशन नहीं करेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट पैकेज था वो था कोल सेक्टर के लिए। कोल सेक्टर के लिए ये बोला गया कि कोल कॉमर्शियल माइनिंग में, यानी कोल सेक्टर में क्या किया जाएगा, कॉमर्शियल माइनिंग की जाएगी। यानी कि कोल सेक्टर का अब सीधा सीधा कॉमर्शलाइजेशन कर दिया जाएगा। यानी कि कोल सेक्टर को अब सीधे सीधे किसके अंडर में, प्राइवेट सेक्टर के अंडर में दे दिया जाएगा। अभी तक कोल सेक्टर जो है वो किसके अंडर में आ रहा है, कोल सेक्टर जो था अभी किसके अंडर में आ रहा था, गवर्नमेंट सेक्टर के। अब क्या है, अब जो कोल सेक्टर है वो गवर्नमेंट ना होकर अब क्या हो जाएगा, प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज जो है वो क्या कर सकेंगी, अब कोल माइंस को खरीद सकेंगी, उसकी नीलामी कर सकेंगी। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट है उसने ये बोला कि हम लोग ये तय करेंगे कि जो भी माइनिंग सेक्टर्स हैं, यानी कोल माइनिंग है, जो भी कोल माइनिंग सेक्टर्स हैं उनमें क्या हो, उनमें ट्रांसपेरेंसी हो, यानी पारदर्शिता हो, और लगातार एक दूसरे में कंपटीशन बरकरार रहे, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो उनको निवेश करने का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मौका मिल सके। लोकल क्लासिफिकेशन विल बी इंसेंटिफाइज्ड थ्रू रीबेट इन रेवेन्यू शेयरिंग। मतलब इसमें जो क्लासिफिकेशन, जो इसमें कोल सेक्टर में जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो किसके बेसिस पे किया जाएगा, रेवेन्यू शेयरिंग के बेसिस पे। हालांकि इंडिया में ये पहले से रेवेन्यू शेयरिंग जो है वो क्या है, वो पहले से ही मौजूद है, और पहले से लगभग आपकी कहे तो 10% जो था वो रेवेन्यू शेयरिंग होता था। बट अब क्या किया जाएगा, अब उसमें रिबेट किया जाएगा। रिबेट मीन्स होता है चेंज, यानी सॉरी, यानी कि अब रेवेन्यू शेयरिंग में क्या किया जाएगा, चेंजेस किए जाएंगे। और अब ये 10% से बढ़कर 20 to 50%, यानी कि जो भी कंपनी उस चीज़ को खरीद रही है उस माइन सेक्टर को, अब उसको क्या करना पड़ेगा, 20 to 50% जो रेवेन्यू है वो देना पड़ेगा। और यही नहीं, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगभग 50,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट सरकार करने जा रही है, और सरकार लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और इसके अंतर्गत ही 50 ब्लॉक यानी 50 कॉल ब्लॉक्स का क्या किया जाएगा, ऑक्शन किया जाएगा, यानी नीलामी किया जाएगा। और उस नीलामी में क्या है, कोई भी कंपनी आकर इसको खरीद सकती है। कंपनी ही क्यों, कोई भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको खरीद सकता है, और इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं नियुक्त की गई है। यानी कि इसके लिए कोई ये नहीं है कि भाई कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप यही है तो ही वो खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी आकर इसको खरीद सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा माइनिंग सेक्टर। अब माइनिंग सेक्टर में भी सेम क्या किया गया, सेम माइनिंग सेक्टर भी अभी किसके अंडर में आता था, पहले गवर्नमेंट के। अब क्या कर दिया गया, अब उसको प्राइवेट के सेक्टर में कर दिया गया, यानी इसका भी निजीकरण कर दिया गया। और इसमें भी सेम कोल की तरह, कोल में जैसे 50 ब्लॉक की बात थी, यहाँ पर कितने हैं, 500 माइनिंग ब्लॉक को क्या किया जाएगा, ऑक्शन किया जाएगा, उनकी नीलामी की जाएगी, ताकि उनको जो प्राइवेट सेक्टर है वो उनको इजिली खरीद सके, खरीद करके उसमें जो निवेश वगैरह है वो कर सकें। ठीक है, और यही नहीं, इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो इंट्रोड्यूस ज्वाइंट ऑक्शन ऑफ बॉक्साइट एंड कोल मिनरल्स ब्लॉक। यानी जो कोल मिनरल की बात की ना हमने कि कोल मिनरल के ऑक्शन किया जाएगा, तो ऐसा कुछ प्रोसीजर किया जाएगा जिसके तहत कोल माइनिंग और बॉक्साइट की माइनिंग क्या हो सके, एक साथ में ही हो सके। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो रिमूव डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटिव एंड नॉन कैपिटिव माइन। जो कैपिटिव माइन है और नॉन कैपिटिव माइन है उसके बीच में जो भेद है, डिफरेंस है, उसको दूर किया जाएगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि कितने कितने माइनिंग ब्लॉक को ऑक्शन को रखा गया, 500। कितने कोल सेक्टर को रखा गया था, कितने कोल ब्लॉक्स को रखा गया था, 50। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कैपिटिव क्या होता है और नॉन कैपिटिव माइंस क्या होता है। इसमें क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इनमें से कौन सा कैपिटिव में आता है, कौन सा नॉन कैपिटिव में आता है। तो कैपिटिव बेसिकली हम कहते हैं
कैप्टिव माइंस वो माइंस होती हैं जिनको कंपनी अपने अपने सेल्फ पर्पस के लिए यूज़ करती है, यानी अपने खुद के लिए यूज़ करती है। ठीक है, सपोज एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, हालांकि ये कैप्टिव का एग्जांपल नहीं है, पर मैं एग्जांपल के बताता हूँ आपको, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वो। जैसे कि सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा आयरन स्टील। ठीक है, सभी ने नाम सुना है टाटा स्टील, टिस्को। ठीक है, टाटा आयरन स्टील कंपनी है। ठीक है भाई, तो अब टाटा आयरन स्टील कंपनी ने क्या किया, टाटा आयरन स्टील कंपनी ने आयरन की माइनिंग की। माइनिंग करने के बाद जो भी आयरन निकला, तो टाटा स्टील ने क्या किया, उसको अपनी कंपनी टाटा कंपनी के लिए यूज़ के लिए क्या किया, उसका इस्तेमाल किया। तो ये क्या हो गया, कैप्टिव। और वहीं टाटा ने क्या किया, टाटा ने जब आयरन निकला, आयरन मिनरल निकला, तो उसको अपने लिए खर्च ना करके क्या किया, उसको दूसरी जगह प्रोवाइड करा दिया, दूसरी कंपनी को सप्लाई कर दिया। तो किसमें आ गया, नॉन कैप्टिव। समझ जाना, कैप्टिव मीन्स खुद के लिए, और नॉन कैप्टिव मीन्स हम क्या कर रहे हैं, माइनिंग का सप्लाई कर रहे हैं, माइनिंग जो मिनरल्स मिल रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, सप्लाई कर रहे हैं। तो basically remove distinction between captive and non-captive mines to allow ट्रांसफर ऑफ माइनिंग लीजेस। यानी कि बेसिकली इसमें क्या किया गया, इसमें ये किया गया कि कैपिटिव के बीच में जो जो भी डिफरेंसेस थे, अब उनको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, और दोनों को अब क्या किया जाएगा, ज्वाइंट कर कर एक अलग से ही माइनिंग सेक्टर बनाया जाएगा। और इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी जो होती है उसका भी रैशनलाइजेशन किया जाएगा, ताकि जो स्टैंप ड्यूटी है वो कम से कम हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अब जो था तीसरा पॉइंट वो था डिफेंस। डिफेंस सेक्टर में क्या किया गया, वही सेम चीज कि अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत के ना, ये सब चीजें जो पैकेज आ रहे हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया, यानी आत्मनिर्भर भारत। तो बेसिकली बात इसमें की गई कि मेक इन इंडिया फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन। यानी जो भी डिफेंस का प्रोडक्शन होता है, अभी तक क्या होता है, अभी तक हम लोग देखते हैं जैसे रफाल वगैरह हो गया, ये सब हम लोग क्या करते, बाहर से आयात किया करते थे, बाहर से हम लोग मंगवाया करते थे। ठीक है, बट अब ये हो गया कि अब इन्होंने ये बोला कि हम लोग ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, इंडिया, अपने खुद देश के ऊपर, यानी खुद के प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वेपन्स वगैरह प्रोडक्ट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन वगैरह का डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो इम्प्रूव ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन ऑर्डिनेंस सप्लाईज बाय कोऑपरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो बेसिकली क्या हुआ, ऑर्डिनेंस, पहले तो ये समझ लो कि ऑर्डिनेंस क्या होती है। ठीक है, बाकी सब क्लियर हो जाएगा, पर ये समझ लो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या होता है। बेसिकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक तरीके का बोर्ड है जो कि बेसिकली आपके ऐसे कंपनीज को माल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ऐसे कंपनी को पैसे वगैरह प्रोवाइड करवाता है। माल माल मतलब वो उल्टा सीधा माल मत समझना, मतलब पैसे है ना। ऐसे फैक्ट्रीज को पैसे हो गए, या ऐसे फैक्ट्री को वो चीज़ें प्रोवाइड करवाता है जिसमें क्या हो सके, जिसमें उनको हथियार बनाने में हेल्प हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ मैं आपको, डीआरडीओ है। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हालांकि ओरिजिनल नहीं है, पर एग्जाम्पल बताता हूँ, डीआरडीओ है। ठीक है भाई, तो अब डीआरडीओ क्या है, हथियार बनाने का काम करता है। सपोज दैट, इमेजिन करने के लिए बोलो, डीआरडीओ क्या है, हथियार बनाने का काम करता है। तो अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का काम क्या होगा, वो इनको जो भी हथियार बनाने में खर्चे वगैरह आ रहे हैं, या जो भी चीज़ जरूरत पड़ रही है, वो क्या कराएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इनको प्रोवाइड करवाएगी। नंबर 1। नंबर 2, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या करती है, अपनी फैक्ट्रीज में भी क्या करती है, अपने फैक्ट्रीज में भी हथियार वगैरह बनाने का काम करती है। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस मीन्स होता है हथियार, वेपन। ठीक है, तो वेपन फैक्ट्री बोर्ड भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या करेगा, इसमें ये सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता लाएंगे, और ये डिसाइड किया जाएगा कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। और इसी के साथ में एफडीआई का मीन्स होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इसको क्या कर दिया गया, इसकी लिमिट को जो 49% थी उसको कितना कर दिया गया, 74%। और इसके अलावा यदि बात करें तो सेटिंग अप ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट टू सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, यानी एक अलग से एक नई यूनिट बनाई जाएगी, एक अलग से नया डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। वो क्या करेगा, वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हुए, दूसरे कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए या दूसरे स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए, उन सबको मैनेज करने का काम करेगा। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से इंडिया जो है सेल्फ डिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें उसके बाद जो आता है हमारा एयर स्पेस, AAI और MRO। अब ये क्या होता है, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एयर स्पेस तो पता ही होगा आपको। अब AAI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी पता है। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पर आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि MRO का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो MRO का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस, M फॉर मेंटेनेंस, R फॉर रिपेयर, M फॉर मेंटेनेंस, R फॉर रिपेयर एंड O फॉर ओवरहेड। ठीक है, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहेड। तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली इसमें जो गवर्नमेंट है वो अब तीन स्टेजेस में क्या करने जा रही है। सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं,
एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें 3 स्टेजेस में गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करने जा रही है। सबसे पहला फर्स्ट और सेकंड स्टेज में क्या है, 12 एयरपोर्टों को चिन्हित किया जाएगा, 12 एयरपोर्ट को लिस्टेड किया जाएगा और उसमें लगभग 13,000 करोड़ का क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और थर्ड स्टेज में लगभग 6 एयरपोर्ट को सेलेक्ट किया जाएगा और उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसके डेवलपमेंट में फोकस किया जाएगा। और वहीं अगर एमआरओ की बात करें, एमआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है अभी बताया, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहेड। यानी जो आपके एरोप्लेन्स वगैरह हो गए या आपके जो भी फाइटर्स वगैरह हो गए, उनके रिपेयरिंग के लिए क्या है, रिपेयरिंग के लिए अभी क्या होता है, अभी हमें बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है, ठीक है, बाहर से मीन्स कि बाहर के जो मैकेनिक्स वगैरह हो गए या बाहर के जो इक्विपमेंट्स हो गए उनको यूज़ करना पड़ता है। पर अब क्या है, अब फोकस किया गया कि लोग क्या कर सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के बनी हुई चीज़ों को यूज़ करें और इंडिया में ही जो इनका रिपेयरिंग वगैरह का वर्क है वो हो सके। और इसके अलावा कन्वर्जेंस बिटवीन डिफेंस सेक्टर एंड सिविल एमआरओ। देखो एमआरओ 2 तरीके के होते हैं, मेंटेनेंस वाले 2 तरीके के होते हैं, एक तो डिफेंस वाले होते हैं और एक सिविल होते हैं। हो गया लाइक सिविल इंजीनियर्स वगैरह है ना, तो वो क्या करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर हो गया। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या किया जाएगा, डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइंट किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा आपस में, ताकि ये लोग अच्छे तरीके से वर्क कर सके। तो टोटली हम लोग फोकस देख रहे हैं, तो क्या है, फोकस आत्मनिर्भर भारत पर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो इसके अलावा यदि बात करें तो वो है इलेक्ट्रिसिटी इन यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज। अब ये क्या होता है, बेसिक लोड शेडिंग शुड बी पेनलाइज्ड। अब लोड शेडिंग क्या होता है, देखो लोड शेडिंग बेसिकली अगर हम लोग बात करें ना, तो लोड शेडिंग कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है ये कि जैसे सपोज क्या हो गया, पूरा यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सपोज यार बिजली की कमी है, ठीक है, बिजली की कमी है, तो क्या किया गया, तो उन्होंने किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या हो गया, बिजली देना बंद कर दिया। क्यों, उन्होंने ये बहाना बना दिया कि भाई हमारे राज्य में क्या है, बिजली की कमी है, इसलिए हमने यहाँ पर बिजली देना क्या कर दिया, बंद कर दिया, ताकि जो बिजली है वो भरपूर तरीके से आ सके। तो इससे जो उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर इसकी कमी की गई वो क्या होता है, अब उसमें उसमें तो नुकसान हो गया। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए अब ये बोला गया कि लोड शेडिंग यदि होती है कहीं पर भी, तो इसके लिए क्या होगा, पेनलाइज्ड होगा, यानी कि इसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी या उसको पेनलाइज जुर्माना देना पड़ेगा। और यूटी क्या है यहाँ पर, यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई जिसमें सेंट्रल का पावर होता है। और दूसरा स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगे जाएंगे, जैसे कि आपको पता है श्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अब ऐसे मीटर्स डिस्कस किए जाएंगे, ऐसे मीटर्स इन्वेंट किए जाएंगे, ऐसे मीटर डिस्कवर किए जाएंगे जो कि क्या कर सकें, जिनके लिए लोगों को घर बैठे ही अपने जो बिजली वगैरह बिजली का बिल वगैरह है उसका भुगतान कर सके, जो कि आज करते भी हैं, और तेज कर सकें। और दूसरी तरीके से जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं जो घर घर जाकर बिजली चेक करते हैं, अब उनको घर घर जाकर ना चेक करना पड़े और ऑफिस में बैठे बैठे ही वो लोग काम कर सके। और दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी अभी किसके डिपार्टमेंट में आती है, गवर्नमेंट के। तो अब ये बोला गया कि यूनियन टेरिटरी की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है उसका क्या किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन, यानी गवर्नमेंट सेक्टर से हटा के उसे क्या जाएगा, निजीकरण किया जाएगा, यानी निजी कंपनियों के हाथ में दे दिया जाएगा उनके डेवलपमेंट के ऊपर। और सरकार ने उम्मीद जताई है कि यूनियन टेरिटरी का एग्जाम्पल देखते हुए वो देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से यूनियन टेरिटरी में डेवलप कर रहा है, तो उसका एग्जाम्पल देखते हुए जो अदर स्टेट गवर्नमेंट है वो भी क्या कर सकेगी, वो भी अपने स्टेट में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देगी, ठीक है। अब उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है भाई। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें केवल इतनी सी बात है कि सामाजिक जो आपके ढांचा, सामाजिक ढांचा, हाँ राइट, सामाजिक ढांचा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, गवर्नमेंट विल इनहेंस द क्वांटम वैलिडिटी गैप फंडिंग इन स्टेट एंड गवर्नमेंट बाय 30%। यानी कि बेसिकली आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो वैलिडिटी गैप फंडिंग होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो वैलिडिटी गैप फंडिंग बेसिकली होता है कि कोई भी ग्रांट दिया जाता है, ग्रांट मीन्स क्या होता है, जैसे अनुदान, हाँ, जैसे किसी भी कंपनी को, थोड़ी सी मेरी हिंदी वीक है ना, थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो रही है वॉइस, तो उसको थोड़ा सा कंटिन्यू आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली ग्रांट फॉर ट्रांसफर, यानी कि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी अनुदान वगैरह दिया जाता है, तो अब उसमें क्या किया जाएगा, जो भी स्टेट और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैं, राज्य और सरकार से रिलेटेड, या फिर जो भी अनुबंध वगैरह है राज्य और स्टेट से रिलेटेड, या कोई कंपनी है वो राज्य और सरकारी कंपनी है, उसमें क्या रहेगा, उसमें 30% जो है वो फंडिंग की जाएगी। और उसके अलावा यदि जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें कितना 20% की फंडिंग की जाएगी। और टोटल कॉस्ट कितना 8100 करोड़, यानी टोटल 8100 करोड़ का क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है हमारा सेकंड लास्ट, वो आता है स्पेस। स्पेस क्या है, बेसिकली स्पेस आपको बताइए, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ठीक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसरो का जो मुख्य सेंटर है वो कहाँ पर है। ठीक है, बताइए कमेंट सेक्शन में। अब उसके बाद अगर हम लोग पहले बात करें, गवर्नमेंट प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज इन सैटेलाइट्स लॉन्चेज एंड स्पेस बेस्ड सर्विसेज। अब ये बोला गया कि गवर्नमेंट जो है अब क्या करने जा रही है, अब प्राइवेट सेक्टर्स को भी बराबर का हिस्सा देगी। किसमें? स्पेस वाले में, सैटेलाइट हो गए, सैटेलाइट लॉन्च करने में। अब जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनको भी क्या करेगी, बराबर का हिस्सा देगी। और प्राइवेट सेक्टर विल अलाउ टू यूज इसरो। अब इसरो के जितने भी फैसिलिटीज वगैरह है उनको क्या है, उनको प्राइवेट सेक्टर अब यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले एक इसरो केवल गवर्नमेंट के अंडर में आती थी, पर अब क्या है, अब उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। तीसरा, लिबरल जियोबिलिटी डाटा पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग रिमोट सेंसिंग डाटा। यानी जो भी इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उनके लिए कुछ डाटा, पहले तो ये देखो लिबरल जियोबिलिटी डाटा पॉलिसी होता क्या है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत ये डिसाइड किया जाता है, कुछ ऐसे डाटाज होते हैं जिनको हम लोग किसी भी कंट्री के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये पॉलिसी वगैरह पॉलिसी पूरे वर्ल्ड में बनाई गई है। तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस कर कुछ डाटाज वगैरह है वो एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि क्या हो सके, ताकि जो एंटरप्रेन्योर है उसका यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर सके। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारा एटॉमिक एनर्जी। तो बेसिकली एटॉमिक एनर्जी क्या है, एटॉमिक एनर्जी अब ये है कि अच्छा हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। ठीक है, सॉरी वो भूल गया था मैं एक चीज़, कि जैसे लिबरल जियोबिलिटी डाटा पॉलिसी है, ये क्यों लाई गई, बेसिकली इसमें अमेंड क्यों किया गया, अमेंड किया गया ताकि हम लोग जो फॉरेन कंपनीज के ऊपर जो रहते हैं, फॉरेन कंपनी के भरोसे रहते हैं, उसके भरोसे ना रखकर अब हम लोग इंडिया के भरोसे ही रह सके और इंडिया खुद का डेवलप खुद से कर सके। अच्छा, अब एटॉमिक एनर्जी क्या होता है, बेसिकली स्टेबलाइज्ड रिसर्च रिएक्टर इन ट्रिपल पी मोड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल। अब क्या है, बेसिकली ट्रिपल पी क्या होता है, ट्रिपल पी होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी कि सिंपल सी बात, अब एटॉमिक एनर्जी, जितने भी एटॉमिक एनर्जी रिसर्चेज हैं उनमें क्या किया जाएगा, उनमें प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाएगा कि वो प्राइवेट सेक्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो सके। और इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी बेसिकली यूज़ किसके लिए होता है, मेडिकल के लिए। ठीक है, और जो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर है उनके ऊपर बल दिया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च वगैरह इसमें करें। और इसमें सबसे बड़ा जो डिजीज़ है उस डिजीज़ के बारे में बात किया जाएगा, कैंसर, क्योंकि ये ऐसे टाइम पर बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो पूरा वर्ल्ड है वो किस डिजीज से गुजर रहा है, कोविड-19 से, कोरोना वायरस 19 से। ठीक है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जो मेडिकल फील्ड है उसका बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा सके। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि प्राइवेट सेक्टर का क्या किया जाएगा, मेडिकल में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। और कैंसर जैसी बीमारी हो गई उनका इलाज, और कोविड-19 हो गया उनके इलाज, इन सब बीमारियों का इलाज जो है मिलकर खोजा जाएगा। दूसरा, स्टेबलाइज फैसिलिटीज इन ट्रिपल पी मोड टू यूज रेडिएशन टेक्नोलॉजी फॉर फूड प्रिजर्वेशन। और इसके अलावा मेडिकल के अलावा यदि हम लोग बात करें तो फूड प्रिजर्वेशन के ऊपर भी ध्यान दिया गया कि खाने को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके कैसे रखा जा सके। इसके लिए क्या है, इसके लिए प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और प्राइवेट लोगों को ये बोला जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि जो फूड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कैसे स्टोरेज रखा जा सकता है और कैसे हम लोग फूड को सेफ रख सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, और तीसरा अगर बात करें, लिंक इंडिया रोबोट स्टार्टअप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है बेसिकली लिंक इंडिया रोबोट स्टार्टअप, कुछ नहीं है, देखो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी जिसका नाम है रोबोटिक। ठीक है, रोबोटिक कुछ इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वो रोबोट बनाने का काम करते हैं, है ना, बैंगलोर वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने। तो बेसिकली इसमें क्या था, इसमें ये चीज़ है कि इंडिया रोबोट स्टार्टअप इकोसिस्टम टू न्यूक्लियर सेक्टर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम इंक्यूबेशन सेंटर्स विल बी सेटअप। यानी कि अब जो रोबोट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाने वाला है एटॉमिक एनर्जीज में। ठीक है, और कहाँ पर, न्यूक्लियर सेक्टर्स में। न्यूक्लियर सेक्टर जो है आपके, जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट्स है, वहाँ पर अब क्या है, अब वहाँ पर रोबोट से वर्क करवाया जाएगा। और रोबोट के थ्रू अब लोग वहाँ पे वर्क ना करके कौन वर्क करेंगे, रोबोट लोग वर्क करेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे जो लोग नए नए रोबोट का डेवलप कर रहे हैं, नए नए जो एंटरप्रेन्योरशिप हैं, जो नए नए कंपनीज रोबोटिक का डेवलपमेंट करना चाहती है, वो उनको इस चीज़ से बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरीके से जो आज का वीडियो है वो ख़त्म होता है। ये फेज़ 4 था, ये ख़त्म हुआ। अब लास्ट इसका फेज़ 5 बचता है, वो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके, और आगे फिर मैं आपको और भी वीडियो मिलेंगे आपको। और कोई भी डाउट होता है तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और ये अभी स्मार्ट क्लासेस, आप यकीन मानिए आपके साथ है, आप ही के लिए बना है। और आपको यहाँ पर टोटली सारी चीज़ें फ्री में मिलती हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर टोटली सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं, एक पैसा भी नहीं लगता आपका। आप सीधे से बस आपको करना क्या है, आप सीधे नीचे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, बस
1 मिनट का समय लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगर मन करे तो शेयर भी कर दीजिएगा आप, ठीक है। और इससे इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड सारे मटेरियल मिलेंगे। हालांकि अभी 10 से 12 वीडियो ही है इसमें, और भी वीडियोस में मैं अभी ट्राई करूंगा, क्योंकि ये अभी नया चैनल है तो अभी और वीडियोस में ट्राई करूंगा इसमें अपलोड करने के। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ मेरे सारे वीडियोज़ को आप फुल देखा कीजिए, है ना, क्योंकि क्या होता है कि बीच बीच में हमारे कुछ मेन पॉइंट छूट जाते हैं जिसकी वजह से एग्जामिनेशन में हमें दिक्कत आती है। तो ऐसी मैं और गारंटी दे रहा हूँ कि यदि आपने इकोनॉमिक लॉकडाउन का पूरा फेज देख लिया आपने आपने मेरे वीडियो से, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन यदि इससे रिलेटेड आता है तो एक भी आएगा ही आएगा। आता है क्या? आएगा ही आएगा। आई एम श्योर कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। और यदि क्वेश्चन क्वेश्चन आता है और आपका एक भी क्वेश्चन क्या होगा गलत इसमें से नहीं होगा, मैं, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड कंपटीशन से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।